आरटीओ में पुलिस प्रशासन का बड़ा एक्शन। दलाली और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद हुई बड़ी कार्रवाई। 50 से 60 पुलिसकर्मियों ने आरटीओ परिसर को घेरा। छापेमारी के दौरान परिसर में मचा हड़कंप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ 30 अगस्त को नीट पीजी 2026 की परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 30 अगस्त को होगी नीट पीजी 2026 परीक्षा। एक ही शिफ्ट में सीबीटी बोर्ड में परीक्षा होगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा होगी। नीट पीजी 2026 के एडमिट कार्ड कल जारी होंगे। तो नीट के अभ्यर्थी अगर आप हैं तो आपके लिए ये सूचना, नीट पीजी 2026 के एडमिट कार्ड कल जारी होंगे। ईमेल पर एडमिट कार्ड का लिंक भी मिलेगा, जिसके बाद अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं। 30 अगस्त को नीट पीजी 2026 की परीक्षा घोषणा हो चुकी है। कल एडमिट कार्ड जारी होंगे। आइए बढ़ेगा एक और बड़ी खबर। राजधानी लखनऊ से बता दें, योगी कैबिनेट की अहम बैठक कल होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी लोक भवन में शाम 4 बजे। ये बड़ी बैठक होने जा रही है। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाएगी। सरकार की योजनाओं और नीतियों पर फोकस होगा, मंथन किया जाएगा। शाम 4 बजे कल बड़ी बैठक, कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सरकार की योजनाओं और नीतियों पर मंथन होगा। बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल ये बड़ी बैठक, कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्ताव को हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिल सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल बैठक होगी लोक भवन में शाम 4 बजे। योगी कैबिनेट के सभी सहयोगियों की मौजूदगी में कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। सरकार की योजनाओं और नीतियों पर मंथन होना है। योगी कैबिनेट की कल अहम बैठक, सभी योगी कैबिनेट के सहयोगियों की मौजूदगी होगी और सभी मंत्रियों की मौजूदगी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ सभी सहयोगियों से कल फीडबैक भी लेंगे, चर्चा भी करेंगे, मंथन भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की कल बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रणवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। प्रणवीर, क्या जानकारी है? कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें जो प्रमुख एजेंडे हैं वो जो रहने वाले हैं, उन एजेंडों में अगर बात करें तो पुलिस भर्ती में जो शारीरिक दक्षता परीक्षा का जो नियम है, जो मृतक आश्रित कोटे से होने वाली सिपाही भर्ती का जो दक्षता परीक्षा था पीईटी, उससे जुड़े नियमों में ढील देने की जो संभावना है, वो उसका संशोधन का जो प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं पास हो सकता है। और खासतौर पर वरिष्ठ नागरिक जो हैं, जो अभिभावक हैं, उनको अधिकार यानी कि वसीयत में जो है एक बदलाव, संपत्ति के दावों को बदलाव का जो है प्रस्ताव कहीं ना कहीं पास हो सकता है, जिसको 60 दिनों का दावा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव देने की जो विधि लाई जा सकती है। वहीं जो है औद्योगिक विकास को जो है पीपी मॉडल पर जो राज्य सरकार के बढ़ने वाले जो उद्योग हैं, निजी बिजनेस हैं, पार्क हैं, पीपी मॉडल पर जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाती हैं, उनके कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास में नीतियों में कहीं ना कहीं संशोधन, मुआवजा का जो वितरण है, जो किसानों की नई नीति लागू की जा सकती है। मौसम के आधारित जो फसल बीमा है, जो टावर या लाइन बिछाने का जो काम है, उसके मुआवजा से जुड़ा प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकता है। वो दूसरी तरफ आप को पता होगा कि जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ दोबारा जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसानों को किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी, जो उनको आय उनको दोगुनी की जाएगी। उनको जो फसल आधारित जो बीमा है उसको कहीं ना कहीं योजना का लाभ मिलेगा। और किसानों को जो एक बीमा का लाभ के साथ साथ जो किसानों का जो इंश्योरेंस किया जाता है कि किसी भी प्रकार से दैविक आपदा में अगर उनकी जान जाती है या उनके पशुओं की जाती है या उनको दैविक आपदा से कोई नुकसान होता है, तो उनको योजना का जो लाभ है वो एक सीमित समय, एक दायरा उन्होंने तय करने की बात की थी कंपनियों से। लगातार इस बात पे चर्चा भी हो रही थी कि किस प्रकार से एक कैटेगरी तय की जाएगी, एक समय सीमा तय किया जाएगा, क्योंकि अक्सर देखा गया था कि जब फसल नुकसान हो जाता है, कृषक का कोई आकस्मिक दुर्घटना के कारण कहीं उनकी जान चली जाती है, तो ऐसे में
ठीक है प्रणवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक है, सबकी नजर इस पर रहेगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें रायबरेली से। रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश के बाहर जाकर के भारत को बदनाम करते हैं और यूपी से बाहर जाने पर उत्तर प्रदेश को बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत की विरासत को कोसते हैं और देश विरोधी तत्वों को प्रोत्साहित करते हैं। मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाए। मुख्यमंत्री के इन आरोपों के बाद रायबरेली में सियासी बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। सुने। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रायबरेली में दिए गए बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त लगातार गर्मी तेज हो गई है, सियासी गर्मी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, अजय राय के मछली भोज को लेकर के भी मंच से उन्होंने निशाना साधा, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी इस वक्त बैकफुट पर आ गई है। और सीएम ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और राहुल गांधी भारत की विरासत को कोसते हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से बाहर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की बुराई करते हैं। अवध केसरी के रूप में विख्यात राणा बेनी माधव भगत सिंह जी की आज पावन जयंती है। मैं आज के इस पावन अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर उनके उन सभी सहयोगियों और सेनापतियों को जिन्होंने राणा बेनी माधव भगत सिंह जी के साथ 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के उस अभियान में अपना योगदान दिया था, उन सभी भारत माता के महान सपूतों को जिनके अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान के सामने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिल गई थी, ऐसे अत्यंत पराक्रमी बीरापासी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजा माधो सिंह जी, राजा चंद्रिका भगत सिंह जी, लालचंद स्वर्णकार जी, फतेह बहादुर जी, बसंत सिंह जी, ये सभी वे नाम हैं जिन्होंने राणा बेनी माधव सिंह जी के साथ भारत की आजादी के उस आंदोलन में अपना बलिदान दिया था। आज हम सब आजादी का एहसास कर रहे हैं और उस आजादी के एहसास में हम सब अपने अनुसार अपनी योजनाएं बनाते हैं, अपनी सरकारों का चयन करते हैं। हमें पूरी स्वाधीनता होती है। सरकार और बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव के निलंबन को समाप्त कर दिया है। जी हाँ, याद ही होगा आपको, मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे तो उनके सामने बैनर पोस्टर लेकर के कूद पड़े थे महाराज। विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र का सत्रावसान होने के बाद यह फैसला लिया गया है। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन में इन्होंने बाधा डाला और जिसके बाद इन्हें निलंबित कर दिया गया था पूरे मॉनसून सत्र के लिए। कार्य संचालन नियमावली 2023 के नियम 299(3) के तहत निलंबन समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने इस संबंध में आदेश जारी करके सचिन यादव को इसकी सूचना दी है। फैसले के बाद सचिन यादव की विधानसभा सदस्यता से जुड़ी गतिविधियों पर फिर से सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। और बढ़ेंगे आगे। कानपुर आरटीओ कार्यालय में एसडीएम और एडीसीपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। छापेमारी यहां पर की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार लगातार चीनी पर जो कालाबाजारी की जा रही है उसको लेकर के अधिकारियों को
लगातार सक्रिय किया जा रहा है। साथ ही साथ अन्य मामलों में आरटीओ भी इस वक्त सतर्क है। कार्रवाई के दौरान कई संदिग्ध दलालों को पकड़ा गया है, जिन्हें पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच की टीम काकादेव थाने ले गई है। वहीं शिकायतकर्ता रफी ने आरोप लगाया कि 26,700 रुपये का चालान होने के बावजूद उन्हें 21,700 रुपये की रसीद दी गई है। शिकायत के बाद अधिकारियों ने इस मामले की भी जाँच के दायरे में लिया है। छापेमारी के दौरान विभागीय अभिलेखों की जाँच की गई है और आरटीओ प्रशासन समेत कर्मचारियों की मौजूदगी में पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो आरटीओ विभाग में छापेमारी हुई है। एसडीएम के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के साथ कम से कम 50 से 60 पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे। तस्वीर आपको दिखा दें, पूरे आरटीओ परिसर को घेर लिया गया। उसके बाद ये कार्रवाई की गई। छापेमारी से हड़कंप मच गया। कई दिनों से आरटीओ को लगातार आरटीओ में धड़ल्ले से दलाली और भ्रष्टाचार के शिकायत मिलने के बाद ये छापेमारी की गई है। झांसी के नए एसएसपी विकास कुमार ने कार्यभार संभालने के बाद पहली बार प्रेस ब्रीफिंग में पुलिसिंग की प्राथमिकता गिराई है अधिकारियों पर। प्रेस ब्रीफिंग में पुलिसिंग की प्राथमिकता उन्होंने गिराई है। उन्होंने कहा कि अपराधियों और अराजक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और कानून व्यवस्था को मजबूत भी किया जाएगा। शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी एसओपी बनाई जाएगी। अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस का संदेश एसपी ने दिए हैं। एसएसपी ने सुधार के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि जाम की समस्या कम करने और सुरक्षित आवागमन के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। एसएसपी ने पुलिसिंग को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया है। कल मैंने जनपद झांसी में एसएसपी के रूप में पदभार ग्रहण किया है और आज मेरे इस परिचयात्मक प्रेस ब्रीफिंग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। झांसी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। झांसी में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने, अपराधियों पे लगाम करने, अपराधों में कमी लाने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, पुलिस और पब्लिक के रिलेशन को और बेहतर करने के लिए हम लोग पूरा कार्य करेंगे। और जनपद झांसी में जो डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है उसमें सहभागिता निभाते हुए उसको यूपी बुलंदशहर के आरटीओ कार्यालय में कथित तौर पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ उद्योग व्यापार मंडल नरेंद्र ने प्रदर्शन करके भारी रोष जताया है। व्यापारियों ने शासकीय काउंटरों पर निजी व्यक्तियों कब्जे का आरोप लगाया है और कहा कि आरआई समेत अधिकारियों की अनुपस्थिति से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप करके कार्यालय की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसके साथ ही महिला आवेदकों के लिए अलग काउंटर और हेल्प डेस्क बनाए जाने की मांग भी की। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। और बढ़ेगा आगे एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर के पुलिस ने ऑपरेशन डिकॉय शुरू किया है और इसके तहत महिला पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में बाजारों, मॉल, बस अड्डों और स्कूल कॉलेजों के आसपास तैनात रहेंगे और आम महिलाओं की तरह भीड़ में रहकर के मंचलों और शरारती तत्वों पर नजर रखेंगी। कमिश्नर सर के आदेशानुसार पूरे गाजियाबाद में अलग अलग जगहों पे ऑपरेशन डिकॉय संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो भी हमारी एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम है और मिशन शक्ति केंद्र की टीम है, वो महिला संबंधी जो भी संवेदनशील स्थल है वो वहाँ पे लगातार भ्रमणशील, चाहे वो महिला संबंधित स्कूल हो, कॉलेजेस हो, मार्केट एरिया हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, स्थानीय बाजार हो, वहाँ पर सादे वस्त्रों में हमारी एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम है, साथ ही साथ मिशन शक्ति यूपी कानपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र और सॉल्वर उपलब्ध कराने वाले गिरोह का एसटीएफ और पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। सिचंडी थाना पुलिस और यूपी एसटीएफ ने आईबीपीएस परीक्षा केंद्र से गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरोह सामान्य अभ्यर्थियों के फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र तैयार करा करके उन्हें
स्क्राइब कराने की सुविधा दिलाता था और परीक्षा पास कराने के नाम पर 10 लाख रुपए तक वसूलता था। आरोपियों के पास से कार, आईपैड, 5 मोबाइल, फर्जी दस्तावेज, प्रवेश पत्र, आधार, पैन कार्ड और ATM कार्ड और नकदी बरामद की गई है। पूछताछ में 8 अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे। अब खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है। मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र में पुलिस और मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अंतर जनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 334 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई है। उनकी अनुमानित कीमत करीब 64 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मिर्जापुर के राजगढ़ निवासी सलीम और सोनभद्र के बमनौली निवासी लकी सोनकर के रूप में हुई है। नई बस्ती निवासी इंदू आमीन अहमद के रूप में हुई है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त अपाचे बाइक को भी सीज कर दिया है। मामले में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना अहरौरा की पुलिस के द्वारा 3 सातिर हेरोइन तस्कर को अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से कुल 334 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में अनुमानित कीमत 64 लाख रुपए है। घटना में प्रयुक्त अपाचे बाइक बरामद किया गया है। और बढ़ेंगे खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। सोनभद्र के सर्किट हाउस में राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष चारू चौधरी और सदस्य गीता विश्वकर्मा ने जनसुनवाई की है। इस दौरान महिला उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से सुना गया और पुलिस और संबंधित विभागों को मामले में तुरंत निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए। आयोग ने महिला सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, अभ्युदय योजना, ODOP, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की भी जानकारी ली गई है। संवाद था बच्चियों के साथ, इंटर कॉलेज में गए हुए थे। दूसरा हमारा जन सुनवाई थी, तो जन सुनवाई में हर तरीके के केसेस थे। कुछ केसेस ज़मीनी विवाद के भी थे, पुलिस से संबंधित केसेस भी थे, तो कईयों में यही उनके सॉल्व भी हुए हैं कई मामले, और कई मामलों के लिए हमने अधिकारियों से बोला हुआ है जल्द से जल्द सभी के, जितनी महिलाएं आई थी सबकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। और साथ ही हमने एक मीटिंग भी ली सभी डिपार्टमेंट की। तो हमारे जो डिपार्टमेंट में कई बार हमारी महिलाओं को जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो उन तक कैसे पहुंचे, कैसे उसका प्रचार प्रसार हो, क्या उस डिपार्टमेंट में चल रहा है, कितने लोगों के आवेदन के बाद उनको उस योजना का बेनिफिट मिल पाया है, इस सभी पे बात हुई है। और सभी डिपार्टमेंट अपना अपना काम बहुत अच्छा कर। वहीं मुरादाबाद में DM राजवंत पैंसिया के आदेश पर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई की गई है। सदर तहसील के रसूलपुर नगली गांव में चकबंदी के दौरान 62 हेक्टेयर से अधिक सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। प्रशासन के मुताबिक सरकारी अभिलेखों में किए गए त्रुटिपूर्ण इंद्राज को खारिज किया गया है और कार्रवाई के दौरान रामगंगा तालाब और शमशान की जमीन को भी कब्जा मुक्त कराया गया है। अब सरकारी भूमि से जुड़े राजस्व अभिलेखों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं मेरठ में त्योहारों से पहले अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गंगा किनारे खादर इलाके में चल रही अवैध शराब की भट्टी पर पुलिस ने छापेमारी कर उसे मौके पर ही नष्ट करा दिया है। कार्रवाई के दौरान करीब 1000 लीटर लहन बरामद किया गया है, जिसे पुलिस ने नष्ट कराया है। परीक्षितगढ़ पुलिस द्वारा खादर क्षेत्र गंगा नदी के किनारे अवैध कच्ची शराब करीब 1000 लीटर लहन व शराब बनाने की कच्ची भट्टी को नष्ट किया गया। मौके से शराब बनाने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण बरामद किए गए। अभियुक्तों की तलाश जारी है, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यूपी के मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में 18 अगस्त को गन्ने खेत से मिले युवक के शव के मामले को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शव की पहचान होने के बाद डिलारी थाना क्षेत्र में गुमशुदगी के मुकदमे की हत्या की धाराओं में तरतीब किया गया है।
2026 को थाना ठाकुर द्वारा के रामूवाला गणेश गांव में गन्ने के खेत में एक युवक का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। युवक की पहचान करने के लिए टीमों का गठन किया गया था एवं इसमें ये जो जांच में पता चला कि जो युवक है वो जो युवक का शव मिला था वो थाना टिलारी के बुढ़ापुर गाँव में एक युवक का था, जिसकी गुमशुदगी 17 तारीख को ही थाना टिलारी पे पंजीकृत की गई थी। 21 तारीख को इसमें हमने जब युवक की पहचान हुई तो उसमें थाना टिलारी पे जो गुमशुदगी थी उसको तरमीम करके एक मुकदमा अपराध संख्या 182/26 संशोधित धाराओं में थाना टिलारी पर पंजीकृत किया गया। एक नामजद के विरुद्ध में यह मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 24 अगस्त 2026 को जो नामजद युवक है उसको और बढ़ेगा यूपी के आगरा के नामनीर के पास सदर बाजार क्षेत्र में करीब 80 फीट गहरे कुएं में एक व्यक्ति गिर गया। कई घंटे तक कुएं में फंसे व्यक्ति की चीखें सुनकर इलाके में अफरा तफरी की स्थिति हो गई। सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और एक फायरमैन ने बीए सेट पहन करके जान जोखिम में डालते हुए कुएं में प्रवेश किया और चेयर नॉट की मदद से व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। मुरादाबाद में तेंदुओं की बढ़ती दहशत के बीच वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार तेज किया जा रहा है। अब तक टीमों ने 8 तेंदुए, एक शावक को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। हालांकि तेंदुए के हमलों में 2 महिलाओं की दुखद मौत हो गई है और कई लोगों के घायल होने की जानकारी भी है। तस्वीर आपको दिखा दें, संभल, अमरोहा, रामपुर समेत आसपास के जिलों की भी टीमें अभियान में जुटी हुई हैं। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में NID या जैसी सेंसर आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो तेंदुए की हलचल का पता लगा करके अलार्म और रोशनी के जरिए लोगों को सतर्क करती है। वन विभाग के मुताबिक तकनीक के परिणामों की निगरानी की जा रही है और प्रभावी रहने पर इसे अन्य तेंदुआ प्रभावित क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बढ़ेगा कि हमीरपुर में सैकड़ों शिव भक्तों की भव्य कांवड़ यात्रा रवाना हुई। यात्रा के दौरान पूरा माहौल हर हर महादेव बम बम भोले की जयकारों से गूंज उठा। शिव भक्त गंगा जल लेकर कानपुर के बाबा बिहारेश्वर धाम के लिए रवाना हुए। कांवड़ी बाबा बिहारेश्वर धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जो पूरे उत्साह और भक्ति के साथ कांवड़ लेकर के बढ़े। शिव भक्तों की आस्था और उत्साह देखते ही बन रहा था। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। पूरे रास्ते भक्तिमय माहौल बना रहा और शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की जयकार लगाते हुए धाम की ओर रवाना हो गए। सैकड़ों शिव भक्त देखिए किस तरह से गंगा जल लेकर कांवड़ रवाना हुए हैं। बिहारेश्वर धाम में जलाभिषेक करेंगे श्रद्धालु। और बढ़ेगा कि आरक्षण मुद्दे में देश में सियासत तेज हो गई है। वहीं इस पर उठ रहे तमाम सवालों को लेकर के भारत अपडेट ने सपा विधायक डॉक्टर आके वर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुने। जंतर मंतर पर तमाम सवर्ण संगठन पहुंचे और उन्होंने UGC रोल बैक, आरक्षण में सुधार, SC/ST एक्ट हटाने को लेकर अपनी मांग रखी, जिसके अखिलेश जी क्यों बैक टू बैक अब कह रहे हैं नहीं तो आरक्षण हटाने की साजिश हो। मैं आप ही की बात से मैं शुरू करता हूं। पहले तो आपको स्पष्ट कर दूं कि यह आंदोलन जो आरक्षण हटाने के लिए हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी स्वतः करा रही है, उन नौजवानों को गुमराह कर रही है। और जो आपने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो मैं भी इस बात को मैं कह रहा हूं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। क्यों नहीं हुई अभी तक उत्तर प्रदेश के 34 राज्य विश्वविद्यालयों में केवल 3 कुलपति ऐसे हैं जो बैकवर्ड और SC कैटेगरी के हैं, तो आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अभी तक आप सारी यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, सभी विश्वविद्यालयों में जितने प्रोफेसर्स के पद हैं उनमें आरक्षण की व्यवस्था कितनी है, अधिनियमों का पालन कितना हुआ है, जो NFS किए जाते हैं उसका फायदा किसे मिलता है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए ना। दूसरी बात, यह स्पष्ट बात है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था दी कि इस देश में बड़े पैमाने पर लोग अवसर से वंचित किए गए और ऐसे लोग जो अवसर से वंचित किए गए उनके लिए ही आरक्षण का प्रावधान किया गया। हमारे साथ डॉक्टर आर.के. वर्मा थे, जिनका साफ कहना है कि बिल्कुल आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कैमरामैन किशन के साथ अरुण मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर लगातार जारी देखते रहिए भारत अपडेट। शुभ रात्रि।
के नाम पर नजरिया सजाया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट बताकर खबरों का पाठ पढ़ाया जाता है। तो कहीं आपकी बात को आज की बात से दबाया जाता है, लेकिन खबरों की दुनिया में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव कहता